अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे अपना 3.4 आर्टिकल के बारे में, जो कि है हमारा सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में। ठीक है, पिछले हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल के बारे में। टुडे आज हम सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपके मसल सेल्स होते हैं वो आपके नर्व सेल्स से, जो आपके माइंड के सेल्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो सेल होते हैं लीफ के वो डिफरेंट होते हैं रूट सेल के। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल का फ़र्क क्यों आ जाता है, यानी कि हमारे जो मसल सेल होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं हमारे जो माइंड के, जो नर्व के सेल्स होते हैं उससे। इसी तरह जो अगर हम पौधे की बात करें तो उसके अंदर जो रूट के सेल होते हैं जो कि मौजूद होते हैं जड़ों में, वो किस तरह से जो पत्ते के सेल्स होते हैं उससे किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेल जो है वो स्पेशल कैसे होते हैं, यानी किस तरह से उनके अंदर जो है वो फ़र्क पाए जाते हैं, एक जैसे क्यों नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आप लोगों ने इसको जो रियल लाइफ की एग्जांपल्स दे देकर मैं आपको इंगेज करके पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना इस फुल वीडियो में, ताकि इसको बहुत ही हम इंगेजिंग और बहुत ही स्पेशल वे में स्टडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाली हमारी लाइन है, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जाहिर है कि हम लोग एज अ ह्यूमन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो है सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड सेल्स हैं, इसी तरह स्किन के सेल्स हैं, इसी तरह नर्व सेल्स है। तो डिफरेंट जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि वो आर द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा किस्म के जो सेल है वो पाए जाते हैं। ईच टाइप हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। ठीक है, हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, एंड इसी तरह हर एक सेल का जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। सेल जो है वो उसका जो परफेक्ट उसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इसी लिहाज से जो उनका फंक्शन होता है ना वो भी परफेक्ट होता है। अब जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स, वो नेचर ने फंक्शन के हिसाब से सेल्स का जो है वो डिफाइन किया होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कनकेव तरह से होता है, यानी एक तरह से उसकी तो जो है वो दबी हुई शक्ल होती है। तो इससे क्या फायदा होता है, ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसीलिए इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो भी फंक्शन को देखते हुए नेचर ने डिजाइन की है, ताकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है वो अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मसल सेल की नेचर ने एक डिफाइंड शेप बनाई है, स्पेशल शेप्स होती हैं हर सेल की, ताकि वो अपना जितना भी फंक्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसकी जो होती हैं डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों होता है, ताकि वो अपना स्पेशल जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सके। आगे चलते हैं, आगे कहा जा रहा है व्हेन सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन दे आर सिमिलर। ठीक है, जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, जब जो है वो उनके अंदर माइटोसिस हो रही होती है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, तो शुरू में तमाम सेल जो होते हैं वो स्टार्ट के अंदर सेम होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक सेल दो के अंदर डिवाइड होता है, तो जब इसने डिवाइड होना है दोनों सेल के अंदर सेम चीजें मौजूद हैं। ठीक है, दोनों सेल्स के अंदर सेम चीजें मौजूद हैं। अब फर्क कहाँ पर आ जाता है, कहा जा रहा है कि जब स्टार्ट पे दोनों सेल सेम होते हैं, आफ्टर दे फॉर्मेशन सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और द डिफरेंशिएशन। जब सेल की डिवीजन हो जाती है ना, तो उसके बाद सेल जो है वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, एंड उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, उनको ये प्रोसेस से गुजरते हैं, एंड उस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जब जो उनके फंक्शंस के हिसाब से उनके अंदर कुछ चेंजिंग्स की जाती हैं, उनको कुछ चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो सारे क्लास के जो बच्चे होते हैं ना वो सेम होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हायर एजुकेशन के बाद क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंजीनियर होते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं। तो ये बात है कि जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो ये नहीं पता होता टीचर को कि ये फलां फ्यूचर का डॉक्टर है, फ्यूचर का जो है ये टीचर बनेगा। सेम लाइक दैट के इसके अंदर जब सेल डिवीजन के दौरान जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, तब फंक्शन स्ट्रक्चर सारे सेल्स का सेम होता है, लेकिन बाद में ये ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको स्पेशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, एंड उस प्रोसेस में उनको ये अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो डिजाइन की जाती है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को परफेक्टली तौर पर जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइज स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फीचर। ये प्रोसेस से गुजरते हैं स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस, उसके दौरान क्या होता है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया जाता है, उसके साइज को देखा जाता है, उसका जो मेटाबॉलिक फीचर होते हैं उसको डिजाइन किया जाता है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में उनके साइजेस को देखा जाता है, उनके शेप को देखा जाता है, एंड उसके दौरान उनके जो मेटाबॉलिक फीचर्स होते हैं ना उनको डिजाइन किया जाता है। तो आप इस तरह सोचें कि जैसे मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, लंबे, एंड ये थिन होते हैं। तो
तो इसका ये है कि ताकि ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जब मसल हम लोग बाजू इस तरह से खींचते हैं तो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये इस तरह से मोटे थिन होते हैं एंड ये इस तरह से लंबे होते हैं, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो ज़्यादा रख दी जाती है। तो नेचर ने इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो इनके फंक्शन के हिसाब से इनके अंदर चेंजिंग की जाती है, और ये जिस प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द सेल स्पेशलाइजेशन प्रोसेस। फिर क्या है, एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड। इसका जो रिजल्ट क्या निकलता है कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अपने फंक्शन के लिहाज से वो परफेक्ट बन जाते हैं। अब वो दूसरे सेल से जो है वो डिफरेंट बन जाते हैं। कुछ मसल सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बन गए थे, कुछ स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर के टीचर बन गए हैं। इसी तरह कुछ जो है वो नर्व सेल बन जाते हैं, कुछ जो है स्किन सेल्स बन जाते हैं, कुछ जो है वो ब्लड सेल्स बन जाते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि सेल्स को खास बना देना उनके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। फिर है हेयर वी विल डिस्कस सम स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस वाले जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जब डिवीजन के बाद एनिमल के अंदर एंड प्लांट के अंदर जितने भी सेल की डिवीजन हुई थी उसके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं एंड कितने डिफरेंट जो है वो सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, आज वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल सेल्स के बारे में, एपिडर्मल सेल्स के बारे में, एंड इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मसल सेल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल सेल के बारे में। दीज आर द ग्रीन सेल प्रेजेंट इन द लीव्स। अब ये वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है ना, ये दैट इज प्रेजेंट इन द, ये मौजूद होते हैं पौधों के अंदर, ठीक है। एंड ये जो है ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हर एक या एक स्पेशल उनका एक प्लेस होती है। अब ये जो होते हैं ना ये पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए सोचे कि जो पत्ते का जो हिस्सा होता है ना, जब हम लोग लीव को देखते हैं तो हमें ग्रीन नजर आ रहा है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये पत्ता जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ग्रीन नजर आता है। तो इसीलिए ये जो इसका मेसोफिल सेल्स का जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये ग्रीन जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। मेसो का मतलब होता है मिडल, ठीक है। अगर हम इसके वर्क को ब्रेक डाउन करें तो मेसो का मतलब होता है मिडल, एंड इसी तरह फिल को देखें तो फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है। यानी लीफ के जो मिडल में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। फिर कहा जा रहा है कि दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इन सेल्स का काम क्या होता है, ये सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जब ये सेल्स जो है वो स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं तो उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले कर सके। जैसे एक किचन होता है, किचन के अंदर फूड रेडी की जाती है, सेम इसी तरह इन सेल्स के अंदर जो है वो फूड को रेडी किया जाता है। तमाम सेल्स के जो हमारे होते हैं पौधे के लिए खुराक को कौन रेडी करता है, मेसोफिल सेल होते हैं। ये ऐसी खुराक की फैक्ट्री होती है जिसके अंदर फूड को रेडी किया जाता है। यहाँ पर आप लोग इसके स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये वाला है स्टूडेंट, ये प्लांट का स्पेशलाइज्ड सेल है। जैसे हम एक पत्ते को देखते हैं तो पत्ते के अंदर ये हमें मेसोफिल सेल देखने को मिलता है जो कि उसके मिडल के अंदर मौजूद है। लेकिन साइडों पे क्या मौजूद होगा, साइडों पे हमारे पास एपिडर्मल सेल्स मौजूद होंगे, और जो यहाँ पर रूट में जो चीजें मौजूद होंगी वो क्या होंगी, दैट इज द रूट हेयर सेल्स, ठीक है। तो ये जो मिडल में चीजें मौजूद होती है ना उनको क्या बोलते हैं, दैट इज द मेसोफिल। जैसा कि हमने यहाँ पर लीफ के अंदर पढ़ा कि ये उनके जो है वो मिडल के अंदर मौजूद होते हैं। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। जब हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड के अंदर हमने ये देखा था, हमने तीन जो है वो उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, पिगमेंट की 3 टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज द क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये वाले जो सेल्स होते हैं ना मेसोफिल सेल्स, अब कहा जा रहा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल है जो एक ऐसा ये एक पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे हम लोग घरों की छतों पर या इस तरह से उसको हीट एनर्जी से बचाने के लिए ग्रीन कलर का एक कपड़ा यूज करते हैं, और वो क्या करता है सारी ग्रीन एनर्जी को हाइट जो उसकी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो कपड़े के नीचे से हीट उसको जो है वो गुजरने नहीं देता। सेम इसी तरह ये जो पिगमेंट होता है ना ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये इसका क्या काम होता है कि ग्रीन जो सनलाइट होती है ना उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है कि इसी एनर्जी को यूज करते हुए, इसी जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए करने के बाद जो सेल्स होते हैं वो फिर से जो है वो फूड रेडी करते हैं, और इस तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये फूड को जो है वो तैयार करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये फूड क्यों रेडी करते हैं, क्योंकि ये सूरज से डायरेक्ट उसकी शुआएं ले रहे होते हैं, उसकी जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है वो केमिकल प्रोसेस के अंदर से गुजारने के बाद फिर उससे जो है वो फूड को रेडी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द
ग्लूकोज। फिर है देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी कि ये जो स्मेथफुल सेल्स होते हैं ना, नेचर ने इनको इस तरह से शेप इनकी दी है एंड उसको पत्ते के अंदर इस तरह से अरेंज उनको किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो पत्ता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पत्ते जो होते हैं वो चिपटे हुए होते हैं और पतले से होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये देखिए उसका जो इतना बड़ा उसका जो लोकेशन है उसकी क्या होती है, इनसाइड द लीव होती है। और पेरेंट्स क्या होता है कि वो ग्रीन सेल्स लगते हैं एंड फंक्शन क्या होता है उनका कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और अल्टीमेट उनका गोल क्या होता है कि ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सूरज की रोशनी इस तरह से पूरे पत्ते पर गिर रही होती है तो ये वाले जो नीचे मैजिफुल सेल्स पाए जाते हैं ना, जिनके अंदर ये आप देख सकते हैं ग्रीन पिगमेंट हर एक के अंदर मौजूद है। तो ये जब पिगमेंट इस तरह से लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं तो ये फिर से जो है ये फूड अपना रेडी करने में अपना रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के गुजरने के बाद। यहाँ तक हमारा जो है मैजिफुल सेल कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा सेल है वो है एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल दैट मेक द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। अब जो दूसरा स्पेशल सेल है वो है एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये जो है ये हमने देखा कि ये फ्लैट होते हैं, ये टाइटली पैक्ड सेल होते हैं जो कि प्लांट ऑर्गन के बाहर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। जैसे कि आप सोचें कि जिस तरह आपकी स्किन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसी तरह जो एपिडर्मिस होती है ना ये पौधे को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एपी का मतलब होता है ऊपर वाला। अगर आपके इसके वर्क को ब्रेक डाउन करें तो एपी का मतलब होता है ऊपर वाला एंड डर्मल का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, डर्मल का मतलब होता है अपर या आप कह सकते हैं स्किन या अपर वाली जो चीज होती है ना उसको डर्मल बोलते हैं। यानी कि जो एपी का मतलब हो गया अपर यानी ऊपर वाला एंड डर्मल का मतलब है स्किन यानी ऊपर वाली जो स्किन है पौधों की, जो ऊपर वाली स्किन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, जैसे हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी की हमारी जो जितनी भी बोन्स हैं, हमारे जितने जितने अंदर वाले जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको इस तरह से प्रोटेक्शन देती है। अगर फर्स्ट कहें कि हमारी स्किन ना होती, ठीक है, हमारी ऊपर वाली जिल्द होती ना, तो हम किस तरह से लगते हैं या हमारे जो अंदर वाली बोन्स हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलती, या हमारे जो अंदर वाले सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल पाती है, जो हमारी वेन्स हैं जहाँ अंदर से जो ब्लड रन करता है उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती। सो इसी तरह ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ये जो है वो ऊपर वाली लेयर के अंदर पाए जाते हैं। एपिडर्मल प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यूज। ये इंटरनल जो सेल के अंदर जो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, जिनके अंदर से जो फूड की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको पॉसिबल बनाया जाता है, ये उनकी जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये एपिडर्मल सेल है और ये जो है ये बेरोनी, ये जो पता दिखाया गया ना ये नीचे क्या है, ये हमने पीछे पढ़े मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के ऊपर जो है वो एपिडर्मल सेल की लेयर होती है और ये प्लांट का एज अ आर्मर काम करता है। आर्मर किसको बोलते हैं, एक असला या एज अ उसकी आर्मी काम करता है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके। इसकी लोकेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट यानी सबसे बेरोनी ये पाया जाता है। शेप क्या होती है कि फ्लैट, ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये पैक्ड होता है एक दूसरे के साथ, देख सकते हैं आप किस तरह से ये इनकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह से हुई होती है एंड इनका रोल क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं जो इंटरनल और यहाँ पर जो टिश्यूज मौजूद है ना ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है जी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। देन उसके बाद है मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म सम अदर फंक्शन। यानी कि अब इसके जो है कहता है कि कुछ दूसरे मॉडिफाइड भी सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनको जो है वो तब्दीलियां उनके अंदर की गई हैं। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल्स जिनको जो है वो फंक्शन के लिहाज से उनकी शेप के लिहाज से उनको चेंज कर दिया गया है ताकि वो दूसरे जो नई जॉब्स हैं जो नए फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल द एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे रूट की जो एपिडर्मल है ना, रूट की जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसके अंदर रूट हेयर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जड़ की जो सतह पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के हेयर्स नजर आते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर सेल्स। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर है उसका मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर पाए जाने वाले जो हेयर्स हैं जो कि सेल्स के बाहर की तरफ एक्सटेंशन हुई होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर सेल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास जो है एपिडर्मल का फंक्शन क्या है कि ये डिफेंस करना। ठीक है, ये पौधे को इस तरह से डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारे पास रूट हेयर जो है वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन किस तरह से करता है, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ आ गया कि किस तरह से जो एपिडर्मिस के जो रूट हेयर सेल्स हैं वो किस तरह से होते हैं। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशन कॉल्ड द रूट हेयर्स। यानी ये जो इनकी एक्सटेंशन होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। जैसे अभी भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि रूट हेयर्स की एक्सटेंशन, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकी एक्सटेंशन हैं, ये क्यों होती है ताकि ये मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन कर सकें। इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ये जो एक्सटेंशन होती है ना ये इस तरह से होती है, ये जो रूट हेयर का जो एरिया होता है ना उसको बढ़ा देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे एक टावल है तो वो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। सेम इसी तरह अगर रूट हेयर जितने ज्यादा सरफेस एरिया को घेरेगी उतना ज्यादा जो वाटर है या जो मिनरल्स वगैरह वो एब्जॉर्ब होंगे। तो इसी वजह से जो रूट हेयर है उसका क्या काम होता है कि वो एब्जॉर्ब को ऐसा एरिया जहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाना है एंड जहां से मिनरल को एब्जॉर्ब होना है उस एरिया को बढ़ा देती है ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एंड ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रूट से जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर है द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन गार्ड सेल्स व्हिच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पर दूसरी काइंड की बात की जा रही है, जहाँ जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि इनके जो शेप है उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने के बाद क्या होता है कि उनके जो फंक्शन है उसको भी जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि रूट जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं, एक हमने पढ़ा एपिडर्मस सेल है, दूसरा हमने पढ़ा कि अब उसकी आगे से दो कैटेगरीज आएंगी। एक कैटेगरी आएगी रूट हेयर वाली एंड दूसरी क्या आएगी, लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव। ठीक है, अब लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव का क्या काम होता है कि जो लीव की जो लोअर एपिडर्मस के अंदर जो पाए जाने वाले गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप सोचें कि जैसे एक डोर को ओपन करना होता है या डोर को क्लोज करना होता है, तो इसी तरह जो स्टोमेटा होते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं एंड क्लोज करने का काम कर देते हैं। अब जो स्टोमेटा है वो क्या होता है कि जहाँ से जो सूरज की रोशनी है या जो सूरज की जो रेज हैं वो डायरेक्टली जाते हैं, वहां से जाके जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास गार्ड सेल हैं ये इस तरह से होते हैं एंड इनको कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव, जो कि गार्ड सेल की ओपनिंग को और क्लोजिंग को, ये हमारे पास गार्ड सेल मौजूद है और ये जो इस जो रो ये वाला जो होल है उसको स्टोमेटा होल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये जो एज अ गेट कीपर जो है अपने रोल प्ले करते हैं और ये क्या करते हैं, ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज को पॉसिबल या कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इनका ये काम है कि ये जो एपिडर्मस सेल हैं ये एक तो सेल को प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरा इनका कहा जा रहा है कि इनके मॉडिफाइड सेल यानी कि इनको आगे चेंजिंग्स करके इनके फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। हमने टू चेंजिंग्स पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूट हेयर सेल्स पढ़े, सेकंड पे हम लोगों ने लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। रूट हेयर का क्या काम होता है कि ये एब्जॉर्प्शन की जो सर्फेस एरिया उसको बढ़ा देती है एंड देन हम लोगों ने लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स पढ़ा जो कि क्या करता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो रेगुलेट करता है या उसको कंट्रोल करता है। तो ये पढ़ लिए हम लोगों ने टू सेल्स एंड अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेल की तरफ, दैट इज द मसल सेल, जो कि मौजूद होता है एनिमल सेल के अंदर एंड ये पौधों के अंदर मौजूद नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलो कि ये जो है मौजूद नहीं होता प्लांट सेल के अंदर, ये मौजूद होता है एनिमल सेल के अंदर। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है, किन किन चीजों को कवर करने की जरूरत है। तो मसल सेल है, मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स, जैसे यहाँ पर भी उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये एनिमल सेल हैं दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि जो कि कर सकते हैं। दे आर इलोंगेटेड सेल्स फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, जैसे तो मसल सेल जो है ये लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो ये मसल सेल जो है बहुत बहुत लंबे होते हैं और ये जो है ये अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली बोन के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस एंड से भी ये बोन के साथ अटैच है एंड इस एंड से भी ये बोन के साथ अटैच है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा इलोंगेटेड का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। फील्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये प्रोटीन इनके अंदर जो है वो प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सारे जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है ये प्रोटीन से फिल हुए होते हैं। फिर है स्केलेटल मसल्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है कि इनके अंदर जो है छोटे छोटे स्ट्राइक्स मौजूद होते हैं या इनके अंदर जो धारियां जो है वो छोटे छोटे निशानात मौजूद होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स आपका जो बाजू का पट्टा है वो जो लॉन्ग है और इस तरह से इसके अंदर स्ट्रेटेड मौजूद होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रिप, जैसे कि ज़ेब्रा के अंदर छोटी छोटी स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं और सेल्स के अंदर भी जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं उसके अंदर भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइनें जो आपको सेल के अंदर नजर आ रही हैं ये किस चीज को हाईलाइट कर रही हैं, दैट इज द स्ट्राइप्स। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो स्ट्राइप्स हैं, ये जो लाइनें आप लोगों को अंदर डार्क रेड कलर की नजर आ रही है ये किस चीज को शो कर रही है, दैट इज द स्ट्राइप। ठीक है, तो ये जो है ये स्ट्राइपेटेड होते हैं यानी इनके अंदर छोटी छोटी जो है वो बारीक बारीक धारियां मौजूद होती हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, जैसे अभी आपको बताया कि ये बोन के साथ अटैच होते हैं, इस एंड से ये बोन के साथ अटैच है एंड इस एंड से भी ये बोन के साथ अटैच है। फिर है दे आर वॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कहा जा रहा है कि ये जो है ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि हमारा कंट्रोल इन पर खुद चलता है या हम जब हमारी विलिंगनेस या हमारी जो मर्जी है वो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहेंगे तो बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ जो हमारा बॉडी ये जो मसल है बाजू को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो ही हमने अपनी विलिंगनेस के साथ या हमने खुद चाह के बाजू को मूव कराया फिर वो मूव करेगा बॉडी। ऐसे तो नहीं होता कि बाजू खुद से पागलों की तरह ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो वॉलंटरी का काम मतलब होता है कि वो ऐसे काम जो कि हमारी मर्जी है, हमारे बस के, ये हमारे कंट्रोल के अंदर शामिल है, उनको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो ये जो मसल्स होते हैं ना, मसल ये हमारे जो है वो स्केलेटल जो मसल है, यहाँ पर बात हो रही है
स्केलेटल मसल की। तो जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं क्योंकि ये वॉलेंट्री होते हैं एंड देयर कंट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और जब ये मूव करते हैं ना तो उससे जो है वो बॉडी मूव करती है और लोकोमोशन को ये कंप्लीट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप चलते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो आपकी लेग्स हैं उसको मूव करते हैं, ठीक है। तो लेग को मूव, क्योंकि लेग के अंदर भी क्या होते हैं, मसल सेल्स मौजूद होते हैं। तो जब आप मूव करते हो तो आपके जो लेग के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मसल्स हैं वो मूव करते हैं और फिर इससे क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली तौर पर जो है वो मूव करके जा सकते हैं, क्योंकि आपके लेग के जो मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, फिर जिससे क्या होता है कि आप लोकोमोशन करते हो, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। फिर उसके बाद जो बात की जा रही है यहाँ पर वो है जी कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डिक मसल की बात होने जा रही है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटल मसल के बारे में। अब यहाँ से बात होने जा रही है कार्डिक मसल के बारे में, ठीक है। कार्डिक मसल सेल्स आर ब्रांच्ड एंड स्ट्राइएटेड। अब जो कार्डिक मसल, जो दिल के मसल्स होते हैं, ऐसे मसल जो कि दिल के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं कि ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनकी जो है वो शाखें बनी होती हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और ये भी क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके ऊपर भी धारियां मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है। हार्ट मौजूद है एंड हार्ट के जो मसल होते हैं ना, ये वाले हार्ट के जो मसल होते हैं ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाले मसल जो हैं ये क्या होते हैं कि इनकी ब्रांचें बनी होती हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इनकी ब्रांच है, जैसे कि ट्री की बहुत ज्यादा ब्रांच बनी होती है ना, ये कि यहाँ निकल रही है कि यहाँ, तो इस तरह ये भी क्या होता है कि इनकी भी ब्रांचेस बनी होती हैं। और ये आप लोग क्लोजली करके देख सकते हैं कि इनके ऊपर भी जो है वो धारियां छोटी छोटी डार्क रेड कलर की मौजूद हैं, तो इनके अंदर भी जो है वो धारियां मौजूद होती हैं। फिर है उसके बाद यहाँ पर दे आर फाउंड इन हार्ट वाल, ये हार्ट की जो दीवारें हैं ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी उनको मूव कराने के लिए हमारा कोई भी बस नहीं चलता। अब को जो हम हमारा इसके अंदर अपनी जो मर्जी शामिल है कि हमारा दिल धड़के या ना धड़के। इवन कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो हार्ट होता है वो जिंदा होता है, वो अवेकन होता है, वो जाग रहा होता है, वो बीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन मसल्स को काम करने, क्योंकि जब हार्ट ने मसल करना होता है, जब हार्ट ने पंप करना होता है, तो फिर ये जो मसल्स हैं इन्होंने भी मूव करना होता है। तो फिर इसलिए इन मसल्स के काम को हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते या हम उनको रोक नहीं सकते। फिर है देयर कंट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जब ये काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है और पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ तक बात होगी कि कार्डिक मसल की। अब हम बात करते हैं आगे जो है वो स्मूथ मसल की, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो सेल्स होते हैं ये 3 तरह से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल जो है वो और स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्राइएटेड। अब यहाँ पर बात आती है कि ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और ये स्पिंडल शेप होते हैं। अब स्पिंडल शेप कौन सी होती है स्टूडेंट? स्पिंडल शेप होती है जैसे कि जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि स्पिंडल शेप होती है ये वाली, ठीक है। जैसे कि तकून होती है या इस तरह से स्पिंडल हम लोग मैथ के अंदर इसको स्टडी करते हैं। टैपरेट जो है वो एंड होते हैं, देखिए ये जो इसके जो एंड होते हैं ना वो उनकी यहाँ पर टिप बनी होती है, दोनों के एंड के ऊपर जो है वो इनकी जो है उस तरह नोकदार शक्ल है। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर बिल्कुल भी धारियां मौजूद नहीं है, ये नॉन स्ट्राइएटेड है, इनके अंदर कोई भी स्ट्रिप्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इनकी शेप क्या होती है? स्पिंडल शेप होती है, अपीयरेंस होती है नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। और ये जो कंट्रोल है यानी हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। और इनवॉलेंट्री है यानी हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनका एक्शन क्या है? मूव्स फॉरवर्ड फूड एंड रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो हम इनके फंक्शन को देख लेते हैं। कहता है दे आर इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी जैसे कि हमने हार्ट का देखा था कि ये इनवॉलेंट्री है और ये भी जो है वो सेम लाइक दैट ये भी क्या है, ये इनवॉलेंट्री है एंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स। अब जो हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन होगी, हमारा स्टमक हो गया, इस तरह से, तो उनके अंदर ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, हमारी जो वेन्स होती हैं, ब्लड की जो नालियां होती हैं, जितनी भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर जो है ये तमाम स्मूथ मसल्स हैं ये मौजूद होते हैं हमारे। इवन के जो हमारा स्टमक है, जो हमारा मैदा है, उसकी दीवारों के साथ भी स्मूथ मसल्स होते हैं। फिर क्या होता है? ये प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल इन द एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड व्हाइल दूज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट द ब्लड फ्लो। कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर उसने 2 एग्जांपल दी हैं। एक एग्जांपल दी है कि वो तमाम मसल जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं, जो कि हमारी खुराक की नाली होती है। कहता है कि उसके अंदर जो मौजूद होते हैं ना स्मूथ मसल जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं वो सुकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि जो फूड है जो कि हमने अंदर जो है वो निकली है वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर सके, ठीक है। वो खुराक को आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ पुश करते हैं। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स, वो ब्लड के फ्लो को जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का फ्लो है ना उसको रेगुलेट करते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये फूड के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटरनल फ्लो को जो है ये कंट्रोल कर रहे होता है। जैसे कि ये मैदा है ना, तो मैदे के अंदर जब यहाँ से फूड एंटर होगी ना
जब यहाँ से एंटर होगी फूड तो ये वाले जो मसल्स होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये सिकुड़ेंगे तो खुराक जो है वो आगे की तरफ यहाँ पर मूव करके जाएगी, ठीक है। तो ये खुराक की जो फ्लो है या जो कंट्रैक्शन है उसको जो है ये कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सेल्फ स्पेशलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी, मेसोफिल सेल के बारे में पढ़ा, एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ा, एंड हम लोगों ने मसल सेल के बारे में पढ़ा। और मसल सेल्स होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर ये जो है ये पोलो के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। मसल सेल के अंदर हमने स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा, ये लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, इनको कंट्रोल करना हमारे पास के अंदर मौजूद है और ये अटैच होते हैं बोन के साथ। जब हमने कार्डिक मसल की बात सुनी तो हमने कहा कि ये ब्रांचेज, इनके अंदर ब्रांचेज बनी होती हैं, ये स्ट्राइएटेड होती हैं एंड इनको कंट्रोल करना हमारे पास के अंदर नहीं है और ये हार्ट के वाल्व के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं स्मूथ की तो उसके अंदर ये है जो स्पिंडल शेप होती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इनकी जो है वो टिप्ड एंडेड है एंड ये जो है वो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इसके अंदर हमें स्ट्राइप्स नहीं देखने को मिलती और ये भी इनवोलेंट्री ही होते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने देखा कि प्लांट सेल का जो किंगडम है उसके अंदर मेसोफिल सेल है, एपिडर्मल सेल है, रूट हेयर सेल्स है एंड गॉड सेल्स है, ये मौजूद है। ये सेल की स्पेशलाइजेशन हुई है प्लांट के अंदर। एंड इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल की तो एनिमल के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल है मूवमेंट के लिए, कार्डिक मसल है हार्ट के लिए और स्मूथ मसल है इंटरनल फ्लो के लिए। तो नेचर ने हर चीज को किस तरह से परफेक्टली तौर पर डिजाइन किया है, जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से हमारे दिल के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को परफेक्टली तौर पर डिज़ाइन किया है ताकि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, जो हमारी बॉडी का जितना भी सारा सिस्टम है वो एक परफेक्ट और कंट्रोल वे में जो है वो मूव कर सके। तो इस लेक्चर के लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम इंशाल्लाह जो बाकी हमारे न्यूरॉन्स रह गए, रेड ब्लड सेल्स और बाकी जितने भी हमारे इसके अंदर से टॉपिक है कुछ रह गए हिस्से वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।